हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगी रशियन रेवोल्यूशन का रशिया पे क्या असर पड़ा था और वर्ल्ड पे इसके क्या असर पड़े थे। ठीक है, और ये चैप्टर 2 है, हिस्ट्री का है, रशियन रेवोल्यूशन है, क्लास 9th का। तो देख लेते हैं सब हेडिंग्स में मैंने इसको कैटेगराइज किया है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी रशियन रेवोल्यूशन का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो बात हुई वो ये हुई है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर जहाँ होगी, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। कैसे होगी? क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है तो लोगों को काम मिलता है, जहाँ रोजगार मिलता है तो पैसों की आमदनी होती है, और पैसों की आमदनी होने से क्या होता है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो इंसान फुलफिल कर सकते हैं, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है लोगों की भी होती है और साथ ही देश की भी होती है। तो आप देखिए क्या है पॉइंट्स है इसमें। तो न्यू गवर्नमेंट फॉलो सोशलिज्म, यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बनी, नई सरकार बनी जो सोशलिज्म को फॉलो करती थी। ठीक है, तो इससे पहले भी देखिए मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सोशलिज्म जो था वो इक्वालिटी को प्रमोट करता था। जो वर्कर्स हैं और जो रिच लोग हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर साथ मेहनत इतनी करते हैं तो जो प्रोडक्शन होता है, जो भी इनकम होती है, उसको भी शेयर भी इक्वली करना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई 1921 में, और इस पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया गया कि जो इकोनॉमी है, जो भी आपको डेवलप करना है अपने कंट्री को, वो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे। हर 5 साल के प्लान्स बनाए जाएंगे, और उन 5 साल के जो प्लान्स हैं उनमें मेन पॉइंट्स जो हैं डेवलपमेंट के वो निर्धारित किए जाएंगे। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन व नेशनलाइज, इसके साथ ही जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बैंक्स हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इनकम आती है, तो वो सारी चीज़ें जो है नेशनलाइज कर दी जाएंगी, यानी उनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो सरकार है वो उनको अपने कब्जे में ले लेगी, उन सारी चीज़ों को, उन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ से इनकम आने की बहुत उम्मीद होती है। तो अब वो सारी के सारी जो हैं इंडस्ट्रीज वो किसके कंट्रोल में होंगी? वो सरकार के कंट्रोल में होंगी, और या देश के कंट्रोल में होंगी। फिर आते हैं रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो बिल्कुल इस तरह की, बिल्कुल अगर कनेक्ट कर लें पॉइंट, तो ये है कि इंडस्ट्री सेटअप हुई तो लोग अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएंगे, जॉब मिलती है उन्हें। तो जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान, तो ये पॉवर्टी को तो बिल्कुल हटा ही देगा। तो इंडस्ट्रियल, और वही देखिए लिखा भी है कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से जो पॉवर्टी है धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगी, और कंट्री जो है एक प्रॉस्पेरिटी के पाथ में आगे बढ़ने लगी। एमर्जेंस ऑफ रशिया एज अ वर्ल्ड पावर, और धीरे धीरे देखिए रशिया जो है एक वर्ल्ड पावर की तरह उभर के सामने आई। जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने अडॉप्ट किया था पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये हमने फर्स्ट सब हेडिंग में पढ़ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी। इसके लिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी प्रमोट किया, उन्होंने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी बूस्ट किया, ठीक है, और मजबूत किया, और जो भी मॉडर्न टेक्निक्स थी उसका इस्तेमाल करके इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप किया। इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ को भी अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से रशिया नॉट ओनली अ मेजर पावर ऑफ यूरोप बट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो रशिया इसके वजह से एक मेजर पावर बनी, ना कि यूरोप में बनी बल्कि पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बनी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट सब हेडिंग है प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो देखिए सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन की वजह से ही स्प्रेड हुआ, सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का पूरे वर्ल्ड में। कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी वो भी फॉर्म्ड हुई कंट्रीज़ में, मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि आप इंडिया में देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ भी बनी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो होती हैं वो ज़्यादा वर्कर्स को, किसानों को, इनको ज़्यादा फेवर करती हैं, जैसे कि रशिया में भी हमने देखा था। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, बुल्गारिया है, और चाइना। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, तो यहाँ पे इन सब देशों में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। फिर आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे। तो ये है रीडिफाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बिल्कुल रीडिफाइन हुआ डेमोक्रेसी का भी, एक न्यू डेफिनेशन दी गई डेमोक्रेसी की। इससे पहले देखिए हमने डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हम जानते हैं एक तरह की इक्वालिटी होना, ठीक है, और इक्वालिटी स्पेशली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, सबका अपना खुद का रूल होता है ना। तो ये चीज़ें जो हैं
तो आप एक न्यू डेफिनेशन निकल के आई रशियन रेवोल्यूशन के बाद कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रूल ऑफ द पीपल नहीं होता है, बल्कि इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ सोशल यानी सोसाइटी में जब आप रहते हो तो अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, किसी तरह का कास्ट सिस्टम ना हो, किसी तरह का क्लास सिस्टम ना हो, क्लास, ठीक है। तो ये और साथ ही इकोनॉमिक इक्वलिटी, सबको एक साथ है ना अपनी आमदनी कमाने के पूरे मौके मिलने चाहिए। तो ये भी एक करेक्ट रीडेफिनेशन मिली डेमोक्रेसी की रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।